वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट और टॉपिक के पीछे जो पर्पस है वो है स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन। वैसे तो इस अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ना अगर आपको हो तो पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहां पर सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। इसका एक वन शॉट वीडियो भी है, 2.5 घंटे के आसपास का वीडियो है। पर सवाल यह आता है कि इतना वीडियो देखना और उसको लिखना टाइम ज्यादा लग जाता है, तो इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया है, और अगर टॉपिक को हटा दिया गया है तो आपकी टीचिंग भी उसी बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है। टॉपिक में अल्टरनेटिंग करंट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, इस पर हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, एसी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है वो एलसीआर सर्किट है। कौन सा सर्किट है? जब इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को सीरीज में लगा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, पहला क्वेश्चन ये, और दूसरा रेजोनेंस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं दोनों, इसमें एसी की बाकी सारे सर्किट का नॉलेज लग जाता है। मतलब आप इंडक्टिव सर्किट बात करेंगे, कैपेसिटिव सर्किट बात करेंगे, रजिस्टर का बात करेंगे, उन तीनों को यूज करके एक अकेला क्वेश्चन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, एलसीआर सर्किट कहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये चैप्टर को पढ़ते समय हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला हम समझेंगे कि एसी किसे कहते हैं, दूसरा हम ये सीखेंगे कि फेजर किसे कहते हैं, क्योंकि बच्चों को कई बार फेजर में कंफ्यूजन होता है। फेजर की एक छोटी सी डेफिनेशन जो स्टेट बोर्ड की किताब में लिखी गई है वो समझ में नहीं आती क्या होता क्या है, या ये कह लीजिए फेजर बनाया क्यों गया है। फिर हम सीखेंगे कि एसी के डिफरेंट सर्किट कौन कौन से होते हैं। मतलब एसी पर रजिस्टर के अक्रॉस एसी लगा दो तो क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस एसी लगा दो तो क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस एसी लगा दो तो क्या होगा, ये हम सीखने वाले हैं। हम ये भी सीखेंगे कि एलसीआर सर्किट के अक्रॉस अगर आप एसी लगा दे तो क्या होगा। फिर आप और हम चल के सीखेंगे कि एलसीआर सर्किट का एक स्पेशल केस होता है जिसे कहते हैं रेजोनेंस फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना? सीरीज रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है। फिर ये टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो आप और हम सीखेंगे कि पैरेलल रेजोनेंस किसे कहते हैं। जैसे कि एलसीआर तीनों सीरीज में होते हैं, वैसे ही पैरेलल में भी कनेक्शन होता है, तो पैरेलल रेजोनेंस किसे कहा जाता है। और पैरेलल रेजोनेंस के बाद आखिरी टॉपिक जो कि रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत आपको आज भी है वो है एलसी ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन? हालांकि इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, तो शॉर्टकट में बोला जाए तो 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर से सबसे ज्यादा। कौन कौन से? एक है, बोलो जवाब दो, कौन कौन से? एलसीआर, और दूसरा कौन सा? रेजोनेंस फिनोमेना। एलसीआर क्यों इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से रिपीट करो, क्योंकि एलसीआर में क्या क्या आ जाता है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। अब वो तीनों ही आ जाते हैं, इसलिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए पहले समझते हैं एसी किसे कहते हैं। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा फुल फॉर्म? अल्टरनेटिंग करंट। हालांकि इसे अल्टरनेटिंग कहना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट ही नहीं होता, सिर्फ अल्टरनेटिंग के साथ साथ करंट के साथ साथ वोल्टेज भी होता है। और अगर बोला जाए बेसिकली तो वोल्टेज बेसिक रीजन होता है करंट फ्लो करवाने के पीछे। जैसे कि मैं कई बार क्लास में डिस्कस भी कर चुका हूं कि मान लो 2 कंटेनर है, कंटेनर में वाटर फिलअप किया गया, एक कंटेनर खाली है, इससे जोड़ दिया गया है। तो बताइए ए और बी से वाटर कहां की तरफ फ्लो होगा? जवाब दीजिएगा सभी लोग, कहां से कहां की तरफ फ्लो होगा? ए टू बी या बी टू ए? बोलिए किस कारण से ऐसा फ्लो हुआ है, कौन सा डिफरेंस है ये? लेवल का डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? बोलिए कौन सा डिफरेंस है? अगर ये लेवल का डिफरेंस है, वैसे ही कौन सा डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को फ्लो कराने के लिए, चार्ज को फ्लो कराने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? तो भैया क्या मेंटेन करने से क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से करंट फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? पापा जवाब देना, क्या मेंटेन करने से क्या फ्लो होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से क्या फ्लो होता है? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर अल्टरनेटिंग है तो करंट भी कौन सा आएगा? अल्टरनेटिंग। करंट भी कौन सा आएगा? अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन, वोल्टेज का इक्वेशन लिखा जाता है किताब के हिसाब से, अगर हम बात करें तो E = E नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसकी इक्वेशन है। करंट की इक्वेशन बात करें तो I = क्या होता है? I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। डायग्राम कैसे बनाया जाता है, इससे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो ये भी सीख लीजिए। डायग्राम इसका कुछ ऐसा होता है, ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, ये पॉजिटिव फिर से नेगेटिव, ये हो गया इसका डायग्राम। अब हम बात करें ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? E नॉट। ये क्या कहलाता है? E नॉट। फिर से क्या कहलाता है? E नॉट। ये भी क्या कहलाता है? E नॉट। अच्छा, यहां से यहां तक जब ये एक बार घूमता है तो क्या कहेंगे? 1 साइकिल। क्या कहेंगे? टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट द पॉइंट? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? उसे बताया जाता है ओमेगा = 2πf। ओमेगा को लिखा जाता है 2π/t। टी को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। क्या कहते हैं बच्चों? तो पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पाई क्या होता है? लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पाई के स्क्वायर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 9.85। ये आपको लर्न करनी चाहिए। अब एसी का सिंबल सर्किट में बताया कैसे जाता है, जैसे कि अगर आप बात करें ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल जब भी बताया जाए तो इसे कहते हैं डीसी। क्या कहते हैं?
लेकिन अगर इसको ऐसा बताया जाए इस तरह से तो ये क्या कहलाता है? एसी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एसी आपको बता चुका हूं जो काम आने वाला है। अब देखिए एसी के जितने भी सर्किट उनको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक बताई गई, उस टेक्निक को या उस कंसेप्ट को फेजर के नाम से जाना जाता है। कौन सा कंसेप्ट को जाना जाता है? फेजर। फेजर क्या होता है? फेजर की शॉर्टकट में डेफिनेशन बोली जाए तो रोटेटिंग वेक्टर्स, क्या बोलते हैं? रोटेटिंग वेक्टर्स आर कॉल्ड फेजर। घूमते हुए जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फेजर कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में ऐसा अवेलेबल है, सपोज हमने बोला एरो अवेलेबल है हमारे पास। क्या अवेलेबल है? एरो। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रोटेटिंग वेक्टर्स, ऐसा घूमता हुआ वेक्टर्स। मान लो करंट है आई नॉट, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? तो थीटा बाई टी होता है। कितना होता है? थीटा बाई। थीटा कितना होता है? तो ओमेगा टी होता है। किसी टाइम पे इसका बनने वाला एंगल कितना है? ओमेगा टी। कितना एंगल है? ओमेगा टी। समझ में आ गई बात? अच्छा, ओमेगा टी एंगल है, ये एरो की लेंथ है आई नॉट। कितनी लेंथ है? आई नॉट। वी नॉट भी हो सकती है, ई नॉट भी हो सकती है। मैंने आई नॉट करंट के बारे में बात की। जब मैंने कहा इसकी लेंथ आई नॉट है और आप मान लो इसका प्रोजेक्शन लेना चाहते हो, सपोज इफ यू वांट टू टेक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब यहां पर भाई इसका बनने वाला एंगल कितना है आपके पास में? थीटा। अरे कितना है? जवाब दो भाई, कितना है? थीटा। अब थीटा एंगल है तो इसको निकालने का तरीका देखो कैसा है। ये एरो ऐसा है, बराबर है? ये एरो ऐसा है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इधर से और इधर से ये मान लेते हैं एक्स और ये मान लेते हैं वाई। समझने पे ध्यान देना, समझाने का तरीका है। ये एक्स और ये वाई है तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? अच्छा, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। सबसे लार्जेस्ट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। बचा हुआ क्या होता है? बेस। बताओ कॉस थीटा कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? जवाब दो सभी स्टूडेंट्स। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कॉस थीटा होगा आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? आई नॉट। एक्स कितना आ गया? आई नॉट कॉस थीटा। एक्स कितना आ गया? आई नॉट कॉस थीटा। और कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा टी। एक तरीका ये हो गया आपके पास में। अच्छा, वाई को क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? वाई। हाइपोटेन्यूज कितना है? आई नॉट। वाई कैन बी रिटर्न व्हाट? आई नॉट साइन थीटा। और आई नॉट साइन थीटा के बेस पे क्या? साइन थीटा को हमने लिखा था ओमेगा टी। सो देखिए इस तरह से हमने क्या कहा, हम घूमते हुए जो वेक्टर्स के फॉर्म में हम जब बोलते हैं रोटेटिंग वेक्टर्स, उन्हें फेजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजर क्या बताता है? फेजर किसी भी टाइम पे पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन। किस एंगल पे है, किस टाइम पे, कहां पर है, किस लोकेशन पे है, इसके बारे में जानकारी देता है। इसलिए हम फेजर को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि फेजर वेक्टर नहीं होते, फेजर क्या नहीं होते? वेक्टर नहीं होते, लेकिन फिर भी वेक्टर के लॉ की मदद से इनको समझाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट एसी। कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट को हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे अल्टरनेटिंग करंट को रजिस्टर पे। किस पे भाई? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, सॉरी फॉर दैट, हम लगा रहे पोटेंशियल डिफरेंस। ये एसी है, हमने इनपुट लगाया ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों देखो एसी सर्किट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। नंबर 1 स्टेप ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं। नंबर 1 स्टेप होती है वोल्टेज अप्लाई करो। मेरे साथ बोलना, क्या होती है? वोल्टेज अप्लाई करो। वोल्टेज अप्लाई करो या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करो। क्या मेंटेन करो? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके करंट की इक्वेशन निकालो। किसकी इक्वेशन निकालो? करंट की इक्वेशन को और पोटेंशियल की डिफरेंस इक्वेशन को कंपेयर करो। क्या करो? कंपेयर करो और उनका फेजर डायग्राम बनाओ। कौन सा डायग्राम बनाओ? ये हो जाता है कंप्लीट। और इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने क्या लगाया? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लगाया? अच्छा, ओम्स लॉ जानते हैं हम लोग। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है E इक्वल टू कितना? IR। इक्वल टू कितना? हमारा टारगेट क्या निकालना है? करंट। क्या निकालना है? किसकी मदद से निकालना है? EMF। किसकी मदद से? तो I इक्वल टू कितना लिखेंगे? E बाय R। बोलो E कितना है? E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन कितना? R। तो बोलो I कितना हो गया? E नॉट बाय R इक्वल टू साइन ओमेगा टी आपके पास आ गया। इसे लिखा जाता है I नॉट। क्या लिखा जाता है? साइन ओमेगा टी। पहली स्टेप क्या थी? क्या अप्लाई करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या अप्लाई करना है? दूसरी स्टेप क्या है? क्या निकालना है? करंट। क्या निकालना है? तीसरी स्टेप क्या है? किसको कंपेयर करना? ईएमएफ को किससे कंपेयर करना? करंट से। किससे कंपेयर करना? अब कंपेयर करो, ये है ई नॉट और ये कितना है आपके पास में? ई नॉट बाय आर। मुझे बताइए कौन बड़ा होगा, ई नॉट या ई नॉट बाय आर? ई नॉट या ई नॉट बाय आर? ई नॉट बाय आर। अब ई नॉट बाय आर बड़ा है, बराबर है। इसका मतलब ई नॉट और आई नॉट में से बड़ा कौन होता है? ई नॉट या आई नॉट? बोलो भाई, ई नॉट बाय आर क्या होता है? व्हाट इज द ई नॉट बाय आर? आई नॉट। क्या है भैया? आई नॉट। तो बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? ई नॉट बड़ा और कौन छोटा? आई नॉट छोटा। ई नॉट बड़ा और कौन छोटा? आई नॉट छोटा।
अच्छा ई नॉट बड़ा, आई नॉट छोटा। अब आगे देखिए, ये साइन ओमेगा टी, तो ये भी कितना है, साइन ओमेगा टी। ये भी साइन है तो ये भी क्या है, साइन। तो चलिए इससे एक बात समझ में आ गई, ग्राफ बनाते हैं। इससे बात समझ में आई कि ये मान लो साइन का ग्राफ है, ये भी एक साइन का ग्राफ है। ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड किसका है, जवाब दो मुझे। एम्पलीट्यूड बड़ा किसका है, किसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, ई नॉट बड़ा है या आई नॉट बड़ा है। तो मैंने कह दिया ये हो गया ई नॉट, और ये कितना हो गया, आई नॉट। ये कितना हो गया, आई नॉट। ये कितना हो गया, ई नॉट। अच्छा यहां 0 से लेके कितना हो गया, 1 साइकिल। कितना साइकिल, अच्छा 1 साइकिल में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, टी। इसका हाफ क्या होगा, t/2। इसका भी हाफ क्या होगा, t/4। इसे लिखा जाएगा 3t/4। समझ में ध्यान देना बेटा। ओमेगा कितना होता है, 2π/t। तो t कितना होता है, 2π/ओमेगा। t/2 कितना होगा, π/ओमेगा। t/4 कितना होगा, π/2 ओमेगा। 3t/4 कितना होगा, 3π/2 ओमेगा। ओमेगा कितना होता है, 2π/t। t कितना होता है, 2π/ओमेगा। तो t/2 कितना होगा, π/ओमेगा। t/4 कितना होगा, π/2 ओमेगा। 3t/4 कितना होगा। एवरीवन क्लियर है। तो हमने कंपेयर कर लिया। अब वेक्टर रोटेटिंग फेज डायग्राम के हिसाब से हम बनाते हैं। फेजर डायग्राम के हिसाब से मान लो हमने कहा एम्पलीट्यूड बड़ा किसका आ रहा है, ई नॉट का। किसका बड़ा आ रहा है, इसका ई नॉट का बनने वाला एंगल कितना है, यहां से थीटा है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी। भरोसा ना आए तो देखो यहां पर, ये ओमेगा टी और ये भी कितना है आपके पास में, ओमेगा टी। दोनों सेम है डिफरेंट है। अरे भैया ये भी ओमेगा टी और ये भी ओमेगा टी, सेम है डिफरेंट है, सेम है। अच्छा फेजर को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माना जाएगा। कौन से डायरेक्शन में, तो भैया ई नॉट कितने एंगल पे, थीटा। ई नॉट कितने एंगल पे, थीटा। तो बोलो आई नॉट भी कितने एंगल पे, थीटा। कितने पे, थीटा। क्योंकि ये भी ओमेगा टी और ये भी कितना है, तो आई नॉट भी थीटा एंगल पे। ये आई नॉट आपके पास में आ गया, ये बना दिया आपने इसका फेजर। यहां तक क्लियर सभी को। चलिए दूसरा सर्किट के बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड सर्किट। सेकंड सर्किट में क्या बोला गया है, जब हम रजिस्टर के प्लेस पर अगर इंडक्टर ले लें, क्या ले लें बच्चों, इंडक्टर, उसमें हम अप्लाई कर दे तो क्या होगा। ये मान लीजिए आपके पास इंडक्टिव सर्किट है, हमने क्या किया, ईएमएफ अप्लाई किया। पहली स्टेप क्या होती है, मेरे साथ में मिलकर बोलो सभी लोग, पहली स्टेप क्या होती है, क्या अप्लाई करना, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी स्टेप क्या होती है, क्या फाइंड करना, करंट। तीसरी स्टेप क्या होती है, कंपेयर करना, किसको किसको, ईएमएफ और किसको, पोटेंशियल डिफरेंस, और किसको कंपेयर करना, करंट। चौथी स्टेप क्या होती है, डायग्राम बनाना, किसके किसके बीच में, करंट और किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहली स्टेप क्या अप्लाई किया, ईएमएफ। क्या अप्लाई किया, ईएमएफ। ईएमएफ नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, उससे क्या निकालना चाहते हैं, करंट। क्या निकालना चाहते हैं। अच्छा जैसे आपने अप्लाई किया तो करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। भाई शुरुआत में जब कोई भी सर्किट में वोल्टेज नहीं लगाया था तो करंट कितना था, 0 था। इनिशियल करंट कितना था, 0। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो फाइनली करंट बढ़ेगा या कम होगा। तो फैराडे बाबा ये कहते हैं कि करंट जो भी चेंज आता है उसका अपोजिशन होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसमें देखिए करंट पास होगा, करंट पास होने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज होगा, बढ़ेगा मतलब चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, उससे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना, और उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो उस रीजन का अपोज करती है जिससे वो डेवलप हुई है। अच्छा ये डेवलपमेंट किस कारण हुआ, करंट के बढ़ने से या कम होने से। अरे बोलो भाई, बढ़ने से या कम होने से। अच्छा करंट का बढ़ना अपोज कब होगा, अच्छा करंट राइट आ रहा है या लेफ्ट जा रहा है। अरे बोलो मेरे साथ में, राइट या लेफ्ट। तो बढ़ रहा है मतलब, लेकिन जा कहां रहा है, राइट। तो अपोजिशन होना चाहिए, मतलब राइट का उल्टा क्या आना चाहिए, लेफ्ट। क्या होना चाहिए, मतलब ये ऐसा बिहेव करना चाहिए बैटरी की तरह। सर ये कैसा, इसका मतलब क्या है, देखो पहले करंट कैसा आ रहा था, राइट। हम चाहते हैं इसका अपोजिशन हो जाए तो हमें एक बैटरी लगानी पड़ेगी, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम क्या मानते हैं, करंट। सही है। तो ये वाला करंट और ये वाला करंट अपोजिट हो गए, सेम हो गए। बोलो भाई अपोजिट हो गए, सेम हो गए। और अपोजिट हो गए इसका मतलब ये हुआ, ये जो मैंने आपको बात बताई ये पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए बताई। क्या डिसाइड करने के लिए, ये देखिए ये हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा। अच्छा केवीएल लगा देते हैं। इस वाले ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ, बैक। क्यों, करंट कहां जा रहा है, राइट या लेफ्ट। पर ये कहां अप्लाई हुआ, लेफ्ट। तो कौन सा ईएमएफ, बैक, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, सपोर्ट या अपोज। किस लॉ के हिसाब से, लेंज लॉ के हिसाब से। कौन से लॉ के हिसाब से, समझ में आ गई बात सभी को। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला ईएमएफ ई है और ये ईबी है, तो ईबी प्लस ई का नेट सम कितना होना चाहिए, 0। पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस ईबी, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस ई,
ई शुड बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के इक्वल। और यस नो एवरीवन क्लियर, यहां तक कह सकता हूं, सभी को क्लियर हो तो बोलिएगा यहां तक। अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द करंट, क्या निकालना चाहता हूं, किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई कितना होगा, ई डी टी अपॉन एल, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एल ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। जैसे ये लिखा डी आई का क्या आ गया, ई नॉट बाय एल, साइन ओमेगा टी आ जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, आई इक्वल टू आ गया ई नॉट बाय ओमेगा एल, ये आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी, कितना आ गया। अच्छा ओमेगा इंटू एल को क्या लिखा जाता है, ओमेगा इंटू एल को लिखा जाता है एक्सेल, क्या लिखा जाता है बच्चों, एक्सेल। एक्सेल को क्या कहते हैं, एक्सेल को क्या कहते हैं समझा देता हूं। पिछले केस में देखो ई नॉट बाय आर था, क्या था बच्चों, ई नॉट बाय आर, आर को क्या कहते थे, रेजिस्टेंस, क्या कहते थे। अच्छा एक्सेल को कहते हैं इंडक्टर का रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। समझ में आ गई बात, इंडक्टर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। तो हम एक्सेल कह चुके हैं। माइनस कॉस ओमेगा टी को जब आप रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद आपको यह मिलेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। आप जब रीअरेंज करेंगे तो इसको देख लीजिएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, वोल्टेज लीड करता है इसके अंदर, तो हम ये बात करते हैं करंट, वोल्टेज लीड करता है, बराबर है, तो करंट लीड करता है, बराबर। यहां माइनस आएगा बच्चों, जब रीअरेंज करेंगे तो ये माइनस आएगा। तो मैं बता दूं आपको, पहले स्टेप कंपेयर हो गई, पहले स्टेप अप्लाई हो गई, दूसरी स्टेप करंट फाइंड होना हो गई, तीसरी स्टेप क्या करना है, कंपैरिजन करना। क्या करना, किसका किसका कंपैरिजन करना, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जब आप कंपैरिजन करोगे तो पता है आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अच्छा माइनस पाई बाय टू मतलब क्या, ये देखिए ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, माइनस का मतलब कम होना या ज्यादा होना, अरे मेरे साथ जवाब दे दो भाई, माइनस का मतलब कम होना या ज्यादा होना, पीछे होना या आगे होना, पीछे होना, कौन होना, पीछे, पीछे होना मतलब वोल्टेज इससे क्या है, आगे है, किससे, करंट से। वोल्टेज आगे है इसका मतलब क्या कहते हैं, लीड बाय क्या, करंट, कितने से लीड कर रहा है, पाई बाय टू। या हम कह सकते हैं करंट पीछे, पीछे को कहते हैं लैग, कितने से, वोल्टेज से, कितने एंगल से, पाई बाय टू। अच्छा याद रखना, फेजर में मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज फेजर को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, वापस बोलना, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को क्या लेंगे। अब फेजर डायग्राम बनाना शुरू करते हैं हम लोग, चलिए फेजर डायग्राम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो हमने ये कहा कि हमारे पास में ईएमएफ का इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का इक्वेशन कितना है, आई नॉट साइन कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये ई नॉट है, आई नॉट को क्या लिखा, ई नॉट बाय एक्सएल, वापस कंपेयर कर लो, बड़ा कौन हुआ, ई नॉट। अच्छा ये साइन ओमेगा टी था, ये कितना था, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो मान लो पहले तो बड़ा कौन है, ई नॉट बड़ा है, तो मैंने ई नॉट बना दिया, कितने एंगल पे बना दिया, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अच्छा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगा तो पॉजिटिव है, क्या है, और क्लॉकवाइज लूंगा तो क्या है, नेगेटिव है। मुझे बताओ ई नॉट, और ये ई नॉट बाय एक्सएल दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, अच्छा ई नॉट बाय एक्सएल को क्या कहते हैं, आई नॉट, क्या कहते हैं, वापस बोल देना, ई नॉट ये रहा, ये आई नॉट है, आई नॉट क्या होगा, एक्सएल बाय एल, ई नॉट बाय एक्सएल। तो बड़ा कौन है भैया, ई नॉट या आई नॉट, बड़ा कौन है, ई नॉट या आई नॉट, ई नॉट। छोटा कौन है, तो बड़ा एरो किसका होगा, ई नॉट, छोटा एरो किसका होगा, और कितने एंगल पे होगा, माइनस पाई बाय टू पे होगा, कितने पे। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो इससे क्लॉकवाइज कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे कौन होने वाला है, आई नॉट, कौन होने वाला है। हाँ यहां तक समझ में आ गई बात, आई नॉट होने वाला है। तो ये फेजर डायग्राम समझ में आ चुका है। चलिए इसको लोकल फेजर डायग्राम में बनाए हम लोग, लोकल लैंग्वेज में फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, मतलब बिल्कुल सामान्य रूप से समझ में कैसे आता है। भैया मैंने इंडक्टर बनाया, इंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, करंट फ्लो हुआ, तो कौन लीड किया, इंडक्टर में वोल्टेज लीड किया, कौन लीड किया। अगर मैं करंट को इधर बनाता हूं तो लीड का मतलब होता है आगे जाना या पीछे होना, आगे जाना मतलब पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना। भैया लीडर मतलब पॉजिटिव, लीडर मतलब पॉजिटिव, पीछे रहने वाले हमेशा क्या सोचते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव सोचने वाले क्या बन जाते हैं, लीडर।
पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी, एंटी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना जाना है, π/2, कितना जाना है, ये आ गया इसका डायग्राम कि करंट वोल्टेज लीड कर रहा है मतलब कितना एंगल है, π/2, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज से, बोलो भाई एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज से, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अगर मैंने ई इसका ऐसे बना दिया होता, मैंने ई रेफरेंस पे ऐसे बना दिया होता हॉरिजॉन्टल पे, तो मैंने बोला था वोल्टेज अगर π/2 से लीड करता है तो करंट π/2 से लैग करेगा, लैग करेगा मतलब पीछे होगा, लैग करेगा मतलब क्या होगा, पीछे होगा मतलब नीचे होगा, याद रखना, लैग करेगा मतलब पीछे होगा, पीछे होगा मतलब नीचे होगा, नीचे होगा इसका मतलब नेगेटिव होगा, क्या होगा, और नेगेटिव देखो क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, मैंने बोला था ना एंटी क्लॉकवाइज क्या बनाते हैं, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज क्या बनाते हैं, नेगेटिव, तो देखिए नेगेटिव बन गया, ये काम आएगा एलसीआर सर्किट में, ये वाला काम नहीं आने वाला, ये किताब में बनाने के लिए काम आता है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अब इसका एक और डायग्राम बना लेते हैं, वेव फॉर्म इक्वेशन डायग्राम, कि वेव कैसे बनती है। वेव बनाने का डायग्राम समझिए ध्यान से भैया, वेव बनाने का डायग्राम कैसे होगा आपके पास में, E0 sin ओमेगा टी आपके पास में आ रहा है, तो ये sin नॉट ओमेगा टी बना दीजिए, ये E0 बड़ा है आपके पास में। हमने क्या किया, हमेशा से 4 वर्टिकल लाइंस बनाने आप लोगों को, ये 0 से लिख देना t, ये लिख देना t/2, ये लिख देना t/4 और ये लिख देना आपके पास में 3t/4। ये कैसे लिखते हैं तो ओमेगा के टर्म में बता चुका हूं मैं आपको, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। अभी आ जाता है आपके पास में 90 - थीटा cos ओमेगा टी, बराबर है, cos के ग्राफ को बनाया जा सकता है। आपको अगर मान लीजिए ये ग्राफ कैसे बनते हैं डिटेल में समझना है तो एक बार मैं इंडक्टर का जो वीडियो है वो मैं आपको बता भी दूंगा, उस वीडियो से आप कंपेयर कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा, बराबर है। तो ये ग्राफ में देखिए ध्यान से, अगर मैं टाइम t = 0 रख देता हूं, सोचो टाइम t = 0 रखा तो साइन -π/2 आएगा, प्लस π/2 आएगा, -π/2 मतलब साइन π/2 होता है +1, क्या होता है, और देखो ध्यान से t जैसे ही 0 रखा मैंने तो साइन -π/2 आ जाएगा, साइन -π/2 -1 आएगा, तो t = 0 पर करंट की इक्वेशन -1 पे जानी चाहिए, और t 0 रखो, t 0 रखा साइन 0 कितना होता है 0, तो ईएमएफ कितना आना चाहिए 0, ईएमएफ 0 आ रहा है लेकिन ये -1 पे जाना चाहिए, तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा, ग्राफ नीचे से शुरू होकर कहां जाना चाहिए, थोड़ा छोटा बनना चाहिए, ये देखिए ध्यान से, यहां से नोटिस कीजिएगा, टाइम t = 0 पे ग्राफ नीचे से बनना चाहिए, इसका π/2 स्लॉट है, हाफ आ जाएगा, इसका ये स्लॉट है, बराबर, तो ये ऐसा गया, ऐसा गया और ऐसा आ गया, ये ग्राफ बन गया आपके पास में, ठीक है, सभी को क्लियर। t = 0 पर ईएमएफ कितना होना चाहिए 0, तो t = ये किसका इक्वेशन हो गया, ईएमएफ का, बराबर। t = 0 पे कितना आना चाहिए, -1 या +1, अरे -1 या +1, -1, देखो ना साइन π/2 कितना है -1, और -1 मल्टीप्लाई बाय I0 कितना आता है, -1 मल्टीप्लाई बाय I0 कितना आता है, -I0 कितना आता है, तो ये आ गया -I0। फिर देखिए ये ग्राफ डिटेल में समझना है तो वीडियो अवेलेबल है, वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, कैपेसिटर के बारे में। कितने के बारे में, कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, कैपेसिटर वापस से वही वाली कंडीशन बनाएंगे हम। कैपेसिटर, कैपेसिटर पे क्या अप्लाई किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव, ये क्या है आपके पास में नेगेटिव। बोलिए पहली स्टेप क्या होती है, क्या अप्लाई करना, पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी पता है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, CV। अच्छा Q रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, C डिफरेंशिएशन कर देते दोनों तरफ, डिफरेंशिएशन CV। जैसे डिफरेंशिएशन CV किया तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, C कितना dV/dt। करंट निकालना तो क्या करेंगे, C डिफरेंशिएशन V के प्लेस पे क्या लिखा, E0 sin ओमेगा टी। IC कितना आ गया, E0 डिफरेंशिएशन कितना आया, sin ओमेगा टी। भाई साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल पता है किसी को, क्या होता है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कितना होता है, तो आई इक्वल टू कितना आ चुका है, सी E0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू कितना आ जाता है आपके पास में, E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। अच्छा आई इक्वल टू E0 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या लिखते हैं, एक्सी कॉस ओमेगा टी। एक्सी को क्या कहते हैं, एक्सी को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर को नाम देते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इसे ऐसा भी कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस, या कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ, पक्की बात। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, I0 कॉस ओमेगा टी।
रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। देखो ये क्वेश्चन आ गई। अब तीसरा स्टेप, आखिरी स्टेप क्या होता है बताओ? आखिरी स्टेप होता है कंपेयर करना। क्या करना है? कंपेयर। किसको किसके साथ में? ईएमएफ को किसके साथ में? करंट के साथ में। किसके साथ में? तो चलिए कंपेयर करते हैं। आई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कितना? पाई बाय 2। अच्छा, प्लस का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, लीड करना। अच्छा, पॉजिटिव किसमें? करंट में या वोल्टेज में? पॉजिटिव किसमें? करंट में या वोल्टेज में? करंट में। तो लीड कौन कर रहा है? करंट। अच्छा, करंट क्या हो रहा है? लीड बाय वोल्टेज बाय कितने से? पाई बाय 2। या कह लो वोल्टेज लीड के प्लेस पे क्या बोलेंगे? लैग बाय किससे? करंट। कितने से? पाई बाय 2। अच्छा, लीड करता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल या क्लॉकवाइज एंगल? लीड करता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल या क्लॉकवाइज एंगल? भैया पहले क्या आता है? पहले करंट पहले आता है या पोटेंशियल डिफरेंस पहले आता है? पहले हमने क्या अप्लाई किया था? करंट पहले मिल गया था डायरेक्टली। बर्तन में डिफरेंस ही नहीं था पानी के अंदर और अपने आप करंट फ्लो हुआ था क्या? भैया मैंने क्या कहा था कि ये पानी फ्लो होता क्यों है आखिर? किस कारण से होता है? वाटर का डिफरेंस होता है, लेवल डिफरेंस। यस और नो? तो वाटर फ्लो क्यों होता है? लेवल डिफरेंस के कारण। किसके कारण? तो करंट फ्लो क्यों होता है? किसके कारण? तो बेस क्या हो गया? बेसिक क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस या करंट। तो पहले ग्राफ किसका बनना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस या करंट। फिर किसका बनना चाहिए? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनते समय आप देखो ये ई नॉट है, ये आई नॉट है, कंपेयर करना। ई नॉट बाय एक्स है। अच्छा, वापस से बड़ा कौन हुआ? ई नॉट। एरो बड़ा किसका आएगा? ई नॉट। छोटा एरो किसका आएगा? आई नॉट। तो बड़ा एरो बना दिया, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी एंगल पे बना दिया। अब मैं पूछूं आपसे, पाई बाय 2 में प्लस किस में हो रहा है? प्लस किस में हो रहा है? करंट में हो रहा है या वोल्टेज में हो रहा है? अच्छा, प्लस हो रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल या क्लॉकवाइज एंगल? अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना जाना है? इससे पाई बाय 2 जाना है, इससे पाई बाय 2। तो ये हो गया आपके पास ई नॉट और ये हो गया आपके पास में आई नॉट, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? पाई बाय 2। समझा सभी को? अच्छा, ये आप लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? कॉस ओमेगा टी। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं। पहला ग्राफ बना, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। बोलिए टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। 0 से लेकर टी, यहां से लेकर कितना आ गया? टी बाय 2। इससे कितना आ गया? टी बाय 4। इससे कितना आ गया? 3t बाय 4। कोई समस्या किसी को यहां तक? अब बोलिएगा समस्या किसी को यहां तक? एवरीवन क्लियर? अच्छा, यहां से यहां तक आ गया ई नॉट। क्या आ गया? ई नॉट। ये कितना आ गया? माइनस ई नॉट। अब देखिए ये ग्राफ किसका बन रहा है? कॉस ओमेगा टी का बन रहा है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी बन रहा है तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, यहां से यहां तक शुरू होगा, पॉजिटिव से होते हुए यहां पे जाते हुए ऐसा ग्राफ शुरू होगा। ये बनेगा आई नॉट। और आप में से किसी बच्चे को डाउट है कि आई नॉट और ई नॉट का ग्राफ बनता कैसे, डिटेल में समझना हो तो वीडियो के अंदर पूरा अवेलेबल है, वहां पे आप देख सकते हो, ग्राफ के अंदर अवेलेबल है। पर फिलहाल उतना समय है ही नहीं कि हम यहाँ पे पूरी चर्चा करें, इसलिए ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आप कौन सा सर्किट है जाके हम शुरुआत कर रहे हैं? LCR। कौन सा सर्किट? हालांकि LCR सर्किट से पहले मैं एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से। वो डिस्कशन ये करना चाहूंगा कि एक्सेल और एक्सी क्या होता है, उनके बारे में थोड़ी डिटेल डिस्कस कर ली जाए, कि इनका ग्राफ कैसे बनता है, इन्हें क्या कहते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका डायग्राम कैसे बनता है, इसे यूज कहां करते हैं, इनकी यूनिट क्या होती है। देखो भैया, ये सर्किट मैंने जब बताया तो ये सर्किट कौन सा सर्किट था? इंडक्टर या कैपेसिटर? बोलो भैया, इंडक्टर या कैपेसिटर है? इंडक्टर। और ये बोलिए क्या है? जवाब दो भैया, क्या है? ये एक है इंडक्टर, दूसरा क्या है? इंडक्टर के केस में आप और हम ये बात जानते हैं कि एक्सएल निकाला कितना? ओमेगा एल। एक्सी निकाला कितना? 1 ओमेगा सी। ओमेगा को आप और हम क्या लिखते हैं? 2 पाई एफ। क्या लिखते हैं? 2 पाई एफ। तो एक्सएल कितना आ जाएगा? 2 पाई एफ एल। एक्सी कितना आ जाएगा? 2 पाई एफ सी। अच्छा, एक्सएल 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, एफ। एक्सएल इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एफ। मैं इसको y एक्सेस पे बनाता हूं, इसको x एक्सेस पे बनाता हूं, और बोलो y इक्वल टू mx इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोलो भाई, ये मैं कौन से एक्सेस पे प्लॉट करूंगा? y। ये मैं कौन से एक्सेस पे प्लॉट करूंगा? x। अच्छा, y इक्वल टू mx कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास होने वाली लाइन हो गई। y ये रहा, x ये रहा, ग्राफ ऐसा बनता है।
वाई एक्सेस पे एक्सेल आ गया, एक्स एक्सेस पे क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका ग्राफ है, एक बार फिर देख लीजिए। एक्सेल कैसा बनेगा, एक्सेल बनेगा कांस्टेंट इनटू एफ, y इक्वल टू क्या बनेगा, mx, और y इक्वल टू mx क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये एक्सेल और ये किसका ग्राफ है, f। तो ये ग्राफ बन गया किसका, इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इसको ऐसा समझेंगे, इंडक्टर का रजिस्टर या इंडक्टर का रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, मतलब रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस क्या करता था, करंट के फ्लो में अपोजिशन पैदा करता था। तो इंडक्टर भी क्या करेगा, करंट के फ्लो में क्या करेगा, अपोजिशन। तो इंडक्टर का अपोजिशन क्या हो गया, इंडक्टर का अपोजिशन हो गया एक्सेल। क्या हो गया, इसे रिएक्टेंस भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भैया, रिएक्टेंस। यहां तक समझ में आ गया पूरा। अब एक्सी का ग्राफ बना लेते हैं, एक्सी का ग्राफ। अच्छा 1 2 सी, अच्छा 2 क्या है, कांस्टेंट है वेरिएबल है, 2 क्या है, कांस्टेंट है वेरिएबल है, कांस्टेंट। पाई क्या है, कांस्टेंट है वेरिएबल है, कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल है, कांस्टेंट। क्या है, अच्छा ये पूरा टर्म कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। मैं इसे y एक्सेस पे बनाना चाहता हूं, इसे x एक्सेस पे बनाना चाहता हूं। yx इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। xy इक्वल टू कांस्टेंट किसका इक्वेशन होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसका इक्वेशन, बोलो, y एक्सेस पे क्या, xc, x एक्सेस पे क्या, f। दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा, एक्सेल xc वर्सेस f। एक का ग्राफ बनेगा ऐसा, एक का ग्राफ बनेगा ऐसा। किताब के अंदर बताया हुआ है ग्राफ, और आपको कंपैरेटिव टेबल भी बताई गई है कि एक्स रिएक्टेंस और इनको कंपेयर करके बताओ क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। एक बार शॉर्टकट में रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेल कितना होता है, ओमेगा एल कितना होता है, ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ कितना होता है, अच्छा 2 क्या है, नंबर, पाई क्या है, कांस्टेंट, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। कांस्टेंट है वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है भैया, एक्सेल 2 पाई एफ 2 पाई एल कांस्टेंट, y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ विच लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। अच्छा एक्सी कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सी को क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, या रजिस्टर ऑफ कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफ, या करंट के फ्लो में जो रजिस्टर ऑपोजिशन पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, एक्सी। क्या कहते हैं, एक्सी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी आ गया, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, के बाय एफ आ गया, y इक्वल टू के बाय एक्स आ गया, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। कौन सा इक्वेशन होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा इक्वेशन, यहां तक समझा सभी को। अब सर्किट समझते हैं, एलसीआर सर्किट। कौन सा सर्किट, देखिए बच्चों, एलसीआर सर्किट समझने से पहले मैं एक बार ब्रीफ में आपको तीनों सर्किट के फेजर डायग्राम बताना चाहूंगा, तीनों सर्किट के फेजर डायग्राम और इक्वेशन, तभी जाके आपको एलसीआर सर्किट समझ में आने वाला है। देखिए अब बात करते हैं एलसीआर सर्किट के बारे में। एलसीआर सर्किट से पहले मैंने कहा था मैं रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के बारे में इंडिविजुअली बताऊंगा। ये मान लो रेजिस्टर है, ये मान लो इंडक्टर है, और ये मान लो कैपेसिटर है। रेजिस्टर में से करंट, सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन किया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा इसमें करंट कितना मिला, इसमें करंट मिला आपको I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें कितना करंट मिला, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसमें करंट कितना मिला, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बेटा दो बातें होती है, मैं अगर E को रेफरेंस ले रहा हूं एक बात ये होती है, मतलब मैं E को हॉरिजॉन्टली बना रहा हूं एक बात ये होती है, यहां ओमेगा टी, यहां ओमेगा टी, कोई डिफरेंस नहीं है, करंट भी सेम डायरेक्शन में होगा। यहां ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो करंट में नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब नीचे, नीचे मतलब पीछे। ये करंट का डायग्राम। अच्छा यहां पर करंट आगे है या पीछे है, करंट आगे है तो वोल्टेज क्या है, पीछे है, तो करंट ऊपर होना चाहिए। करंट का आगे होना मतलब एंटी क्लॉकवाइज होना है, क्लॉकवाइज होना, एंटी क्लॉकवाइज। एक तरीका ये, दूसरा तरीका है कि मैं करंट को रेफरेंस लूं। क्या लूं मैं, करंट को रेफरेंस। अच्छा करंट का इक्वेशन देखो साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का इक्वेशन में देखो कितना है, साइन ओमेगा टी, दोनों सेम सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां करंट को रेफरेंस लिया है। मेरा ये कहना है करंट लैग करता है या लीड करता है, करंट लैग करता है तो कौन लीड करता है, वोल्टेज। लीडर हमेशा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव में कौन बनेगा, ई। लीडर कौन से एक्सेस में बनेगा, पॉजिटिव। लीड कर रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा यहां पे कौन लैग कर रहा है,
देखो लीडर कौन है यहाँ पे, किसमें प्लस है, किसमें प्लस है, करंट में। अरे किसमें प्लस है, देखो ना भाई साइन ओमेगा टी प्लस, प्लस किसमें, करंट में। तो लीड कौन कर रहा है, करंट। लीड कौन कर रहा है, करंट। तो लीडर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, बराबर। तो लीड करंट कर रहा है तो लैग कौन करेगा, वोल्टेज। वोल्टेज लैग करेगा, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। वोल्टेज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, नीचे होगा। समझ में आ गई बात। तो ये रेफरेंस डायग्राम हमको एलसीआर में काम आने वाले हैं। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, सर कौन सा आप यूज करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। सर क्यों, ऐसा क्यों। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। क्या सेम होता है, और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेम होता है, आइए देखते हैं। एलसीआर, एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर, सी कैपेसिटर और आर रजिस्टर। इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से करंट पास हुआ, यहां से करंट गया, यहां से करंट गया। तीनों में करंट सेम है, डिफरेंट है, तीनों में करंट सेम है, डिफरेंट है, सेम। इसका डायग्राम क्या होता है, करंट ऐसा, करंट ऐसा, करंट ऐसा। इसमें तो ईएमएफ भी ऐसा ही होता है। इसमें इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है तो ये आ गया ईएल, इसमें करंट लैग करता, लीड करता है, ये आ गया ईसी। ये अभी डायग्राम आपको मैंने बना के बताया। अब देखो इससे हम क्या निकालेंगे, नेट ईएमएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट ईएमएफ। देखिए हम करंट सेम है सब जगह पे, तो करंट सेम है तो ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया। इसका क्या बना दिया, ई आर। क्या बना लिया, ई आर। इसे क्या लिख लिया, ईसी। इसे क्या लिख लिया, ईएल। अच्छा, किसके मेंटेन करने से क्या फ्लो होता है, करंट से पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से करंट होता है। तो बेस क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम स्टडी किसकी करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की, और उससे क्या निकालेंगे, करंट। इसका ईएल, ये ईआर, ये ईएल, ये कितना है, ईसी। यहां पे तीन केस पॉसिबल है। पहला केस पॉसिबल है ईएल ग्रेटर देन ईसी, दूसरा केस पॉसिबल है ईएल लेस देन ईसी, और तीसरा केस पॉसिबल है ईएल इक्वल टू क्या, ईसी। सोचिए अगर ये +5 है और ये -2 है तो +5 -2 कितना आता है, +5 -2 कितना आता है, +3 या -3, +3 या -3, +3। तो भैया ये आ जाएगा इस तरह से, EL माइनस EC कितना आ जाएगा, देखो +3 - 2 EL माइनस EC, ये आ गया आपके पास ER। सो आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ये ER, EL माइनस EC, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन, 5 E स्क्वायर कितना आ गया, ER स्क्वायर प्लस कितना, EL माइनस EC का होल स्क्वायर। E आ गया आपके पास में कितना, ER स्क्वायर प्लस कितना, EL माइनस EC का होल स्क्वायर। अब ER कितना होता है, IR, EL कितना होता है, IXL, EC कितना होता है, IXC, कितना होता है, IXC। जैसे ही इसको हम अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट। E आ जाता है आपके पास में IR का स्क्वायर, IXL माइनस IXC का स्क्वायर, दोनों जगह से कॉमन निकालेंगे, आ जाएगा R स्क्वायर प्लस कितना, XL माइनस XC का स्क्वायर। और इसे लिखा जाता है Z। Z मतलब क्या कहलाता है, इंपिडेंस। क्या कहते हैं, इंपिडेंस। याद करने का तरीका बताता हूं। अकेला रजिस्टर होता था तो क्या कहते थे, रेजिस्टेंस। अकेला इंडक्टर होता था तो क्या कहते थे, रिएक्टेंस। क्या कहते थे, अच्छा अकेला कैपेसिटर होता था तो क्या कहते थे, रिएक्टेंस। क्या कहते थे, लेकिन एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा, जैसे LR, जैसे मान लो LC है, क्या है, LC, एक से ज्यादा है तो इसे कहेंगे इंपिडेंस। क्या कहेंगे, अच्छा LC के प्लेस पे LCR, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, क्या कहेंगे, इंपिडेंस। अकेला था तो क्या कहा, रेजिस्टेंस। अकेला था तो क्या कहा, कौन सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या कहा, रिएक्टेंस। कौन सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या हो गया, एक से ज्यादा मतलब क्या, इंपिडेंस। कुछ भी हो सकता है, LC हो सकता है, LR हो सकता है, RLC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा होना चाहिए तो क्या होगा, इंपिडेंस। चलिए ये होने के बाद में हम करंट के इक्वेशन निकाल लेते हैं। लेट अस फाइंड द करंट इक्वेशन। आपके सामने की बात है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये ER, ये आपके पास में क्या अवेलेबल है, EL माइनस EC, ये 5 अवेलेबल है। अच्छा ये जो 5 है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या हुआ,
पॉजिटिव। तो वोल्टेज पॉजिटिव में है, वोल्टेज किस में है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में मतलब क्या कर रहे हैं? लीड। अरे पॉजिटिव मतलब लीडर, लीडर मतलब क्या? लीड कर रहे हैं। वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट क्या करेगा? लैग करेगा। कितने से लैग करेगा? बाय 5। सो आई इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। अच्छा, लैग करता है मतलब नीचे होता है, नीचे होता है मतलब पीछे होता है, लैग करता है मतलब पीछे होता है, पीछे होता है मतलब नीचे होता है, मतलब नेगेटिव होता है। कौन सा होता है? कितने से नेगेटिव? 5 से। अच्छा, अब ये आ चुका है आपके पास, z आ चुका है, z की कंडीशन हो गई। tan phi निकाल लेते हैं यहां से। tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस आई एक्सएल आई एक्सी आई आर। tan phi कितना आ गया आपके पास में? आई कॉमन निकला, कितना बन गया? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन कितना आ गया? आर। समझा सभी को यहां तक कैसे निकाला? अच्छा, तीसरा केस में आपसे अभी डिस्कस कर देता हूं, सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन। कौन सी कंडीशन? सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन के लिए आप समझिएगा, मैंने अभी आपसे कहा था एक डायग्राम में क्या हुआ था। एलसीआर सर्किट के डायग्राम में ये एल, ये सी, ये आर। इस डायग्राम में अभी मैंने बताया कि ये रहा ईएल, ये रहा ईसी और ये रहा आपके पास में ईआर। कभी ऐसा हो जाए ईएल इक्वल टू ईसी हो जाए तो कितना हो जाएगा? आई एक्सएल इक्वल टू कितना? आई एक्सी। आई से आई कैंसिल, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ऐसा अगर हो गया तो जेड पे क्या असर पड़ेगा? जेड आपके पास था आर स्क्वायर प्लस कितना? एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल एक्सएल ये आ गया आपके पास में, एक्सएल माइनस एक्सएल का स्क्वायर। जेड कितना आ गया? 0, मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर का कितना आएगा? आर। ये कंडीशन कहलाएगी रेजोनेंस। क्या कहलाएगी? व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी देन जेड क्या आ रहा है? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है? आर। इसे क्या कहा जाएगा? कौन सी कंडीशन? रेजोनेंस। कौन सी कंडीशन? रेजोनेंस के लिए एक्सएल इक्वल टू कितना आ गया? एक्सी। पर ये सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज। ये देखो सबके सब किसमें? करंट सेम है, सब में डिफरेंट है। सेम करंट होता तो क्या होता? सीरीज या पैरेलल? सीरीज में क्या होता है? एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा एल, एक्सी को लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा स्क्वायर आएगा 1 अपॉन एल सी। ओमेगा कितना आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। एवरीवन क्लियर? ठीक है।